वाटसन क्रिक के मॉडल के बनने से पहले का है कि वाटसन क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल बनाया था तो उसके जितने डीएनए के पैरामीटर्स है, जो मेजरमेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल मेजरमेंट है, वह किसने किए थे? वो किए गए थे रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन ने। अभी हमें यहाँ पर यही समझना है कि फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे हमें ये पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। डीएनए में सिंगल स्टैंड होते हैं या डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डीएनए ट्विस्टेड होता है अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। ये सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो दिए गए थे रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंसन ने। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ये पता लगाया था कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। थोड़ा सा हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सारे परफॉर्म किए गए थे फ्रैंकलिन और विल्किंसन के द्वारा। इन दोनों ने जब डीएनए का कंप्लीटली मेजरमेंट कर लिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से, लेकिन यहाँ पे विल्किंसन ने क्या किया, फ्रैंकलिन की विदाउट एनी परमिशन के वो सारा का सारा डेटा किसे दे दिया था, वाटसन क्रिक को। और फिर वाटसन क्रिक ने उस विल्किंसन के और फ्रैंकलिन और विल्किंसन से जो जनरेट किए गए थे डेटा थे, उनकी हेल्प से एक डीएनए का मॉडल बनाया जिसे आजकल हम वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। परंतु इस पूरे इवेंट में जो हम कहेंगे रिसर्च के एथिक्स का जो अवहेलना हुई है वो किसके साथ हो गई थी? फ्रैंकलिन के साथ। फ्रैंकलिन का विल्किंसन के साथ में पूरा कंप्लीट कोलैबोरेशन था। परंतु जब 1962 में डीएनए के मॉडल को बनाने का नोबेल पुरस्कार मिला था तो वाटसन क्रिक और विल्किंसन को दिया गया था, और फ्रैंकलिन है उसको किसी भी प्रकार का उसको बेनिफिट नहीं मिला था, और उसकी सारी जो मेहनत थी उसका साइंटिफिकली रिकॉग्निशन नहीं मिला था। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो देखिए, सबसे पहले फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने क्या किया है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स था, डीएनए को क्रिस्टलाइज्ड किया, डीएनए मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज्ड किया। डीएनए वाज क्रिस्टलाइज्ड, डीएनए वाज क्रिस्टलाइज्ड, और उसके बाद में डीएनए को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया है। डीएनए फाइबर्स वर स्ट्रेच्ड, उसकी स्ट्रेचिंग कर दी गई, डीएनए को क्रिस्टलाइज करके डीएनए को स्ट्रेच कर दिया गया, जिससे जो हम जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो ट्विस्टेड होता है वो ट्विस्टिंग हट जाएगी और डीएनए एकदम एक पैरेलल लैडर सीढ़ी की तरह से दिखाई देने लग गया था। क्रिस्टलाइजेशन हो गया और उसके बाद में क्या किया है, इस पर एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इनके एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप किस तरीके से था उसको हम एक बार सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। पे इन्होंने क्या किया है, एक लगा दी थी एक्सरे की मशीन या इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया एक एक्सरे की मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, और इसके बीच में किसको रख दिया गया है, क्रिस्टलाइज्ड डीएनए को। इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में बना सकते हैं। ये है क्रिस्टलाइज्ड डीएनए, और स्कैटरिंग को नोट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सरे फिल्म को माउंट कर दिया गया। ये है एक्सरे की फिल्म है। तो यहाँ से जैसे ही एक्सरे निकलती हैं, एक्सरे निकलने के बाद में जब डीएनए के क्रिस्टलाइज्ड, ये है डीएनए क्रिस्टल, डीएनए क्रिस्टल है, डीएनए क्रिस्टल से जब पास ऑन होती है तो डीएनए के डिफरेंट मॉलिक्यूल से वो इंटरेक्शन करने से एक्सरे वो स्कैटर्ड हो जाती है। इस तरीके से एक्स रेज है वो स्कैटर्ड हो जाती है एक्सरे फिल्म पे। ये जो एक्सरे की फिल्म है इस पे क्या हुआ, स्कैटरिंग हो गई है, स्कैटर्ड एक्स रे है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हम जानते हैं कि जब कोई भी रेज है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि उस मीडियम से, जैसे हम कहें कि सिंपल मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो रेज की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वह अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, जिसको हम सिंपली वे में डिफ्रैक्शन कहते हैं, जो ऑप्टिक्स के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये जो एक्सरे निकल रही है वो डीएनए के क्रिस्टल के साथ में इंटरेक्शन करके डिफरेंट लेवल का इसका जब इंटरेक्शन हुआ तो ये क्या होगी, स्कैटरिंग हो गई, और स्कैटरिंग से
हमें जो एक्सरे फिल्म तैयार हुई है उससे हमें ये पता चल पाया क्या कि डीएनए का मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से होता है, इनकी फाइंडिंग कैसे होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया था। ये है एक्सरे की डिवाइस है जिससे किया गया था। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले थे, है ना, तो इनमें ने रिजल्ट क्या निकाले थे उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे कंक्लूजन क्या लिया। इनके जो कंक्लूजन में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहला तो है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। मींस डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड का 5 एंड, एक स्ट्रैंड का 5 एंड दूसरे स्ट्रैंड के 3rd एंड के पास है, और फर्स्ट वाले का 3rd एंड दूसरे के 5 एंड के पास में। इस तरीके से एंटी पैरेलल अरेंजमेंट यह भी इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो पाया, एक्सपेरिमेंट से पता चल पाई। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट हमें क्या फैक्टर पता चला, इन्होंने बताया कि जो डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड है ऑलवेज रिमेन्स एट द आउटसाइड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक न्यूक्लिक एसिड है और ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, एक होती है डीऑक्सीराइबो शुगर, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा नाइट्रोजन बेस और होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएनए जब टर्न करता है एक हेलिकल फॉर्म में तो आउटर यानी कि हम कहें कि उस सीढ़ियों की जो रेलिंग बनने का काम वो किसके द्वारा किया जाता है, डीऑक्सीराइबो शुगर के द्वारा और फॉस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला क्या रेलिंग पर रहते हैं। और जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेसेस आर अरेंज्ड इंटीरियरली, आर अरेंज्ड इंटीरियरली। इस तरीके से हमें इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। और इसी की जो फाइंडिंग्स थी उसी की हेल्प से वाटसन क्रिक ने मॉडल बनाया था। अरेंजमेंट है। अब आप सोचिएगा कि जब ये डीएनए का अरेंजमेंट कैसा एंटी पैरेलल है डीएनए के स्ट्रैंड्स का, तो फिर रेप्लिकेशन जब होगा, मींस डीएनए से जब डीएनए का सिंथेसिस होता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ होता है, 5 से 3rd एंड की ओर होता है। इसका मतलब जब यहाँ पे डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स में इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसी कारण से हमें ये प्रूफ हो पाया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वह बाई डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मींस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यह हमने कंक्लूजन कहाँ से निकाला, जब हम ये कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए के स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो ट्विस्टेड होते हैं, कॉइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, ऐसे ट्विस्टेड होते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी मेजरमेंट दिया कि जब डीएनए का एक टर्न बनता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, डीएनए के एक सिंगल टर्न लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम। यह मेजरमेंट भी इन्होंने दिया है। लेंथ ऑफ ए टर्न, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, एक जो टर्न है उसकी लेंथ ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये मेजरमेंट भी इसी एक्सपेरिमेंट से पता चल पाया था। इसी तरीके से हमने कहा द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए टर्न कितना है, 10 होते हैं। क्योंकि वाटसन क्रिक के जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं बी डीएनए। तो बी डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर एक हेलिक्स है, उसमें टर्न में कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर 10 एंड द लेंथ ऑफ ए सिंगल टर्न इन द बी डीएनए is the 34 angstrom. That means the gap between two adjacent nucleotide, the gap between two adjacent nucleotide is 34 divided by 10 means 3.4 angstrom distance are found between two adjacent nucleotides. ये इस तरीके से इसके मेजरमेंट को जो वैल्यूशन है वो भी किसी ने की थी, फ्रैंकलिन और विल्किंसन के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था। और साथ में जैसे ही हम कहते हैं यहाँ पे
इसी एक्सपेरिमेंट में कि डीएनए की जो चौड़ाई है यूनिफॉर्मिटी के साथ में, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसकी डिस्टेंस है वो भी बराबर होती है। यह भी किसके बारे में पता चला? फ्रैंकलिन और विल्किंसन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था। साथ में ही हमें यह भी इससे हमें नॉलेज मिला क्या कि जो नाइट्रोजन बेसेस की पेयरिंग है, नाइट्रोजन बेस की जो पेयरिंग होती है वह किस किस के बीच में होती है? नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग, दिस बेस पेयरिंग इज फाउंड ऑलवेज बिटवीन वन प्यूरिन with one pyrimidine and one pyrimidine, and vice versa. We can say a purine can and bind with the hydrogen bonding with the pyrimidine, and pyrimidine is bonded with the purine with the help of the hydrogen bonding. तो प्यूरिन और pyrimidine आपस में बाइंड रहते हैं क्योंकि इनमें से एक मॉलिक्यूल है डबल रिंग स्ट्रक्चर में, दूसरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में। अगर मान लेते हैं सिंगल रिंग के दोनों न्यूक्लियोटाइड पास में आते तो वहां पर डिस्टेंस क्या हो जाती? कम। और अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले अगर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनकी डिस्टेंस हो जाएगी ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में डीएनए की स्ट्रक्चर फिर यूनिफॉर्म ना होकर के कहीं पर चौड़ा कहीं पर पतला इस तरीके से होती। तो इसीलिए एक प्यूरिन का रिलेशन बनता है पिरिमिडिन से, दूसरा पिरिमिडिन एक पिरिमिन से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज ए इज बॉन्डेड विद द टी एंड द जी बॉन्डेड विद द सी विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सच काइंड ऑफ द जो बॉन्डिंग है उसी की वजह से डीएनए में जो स्ट्रक्चर है वो एक पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ में पाई जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमें इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला। ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसी दौरान एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम हम जानते हैं, बहुत फेमस नाम है, चारगाफ। चारगाफ ने भी एक्सपेरिमेंट करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। जी होता है, इसको डिवाइड करते हैं टी प्लस सी, तो इससे कितना होता है? 1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कहा ए के साथ कौन जुड़ रहा है? टी, और जी के साथ कौन जुड़ रहा है? सी। इसका मतलब ये कन्फर्म है ए का नंबर टी का नंबर बराबर होगा, यानी ए और टी का नंबर होगा हमेशा बराबर। और जी किसके साथ जुड़ रहा है? सी के साथ में। ये तो जी और सी का नंबर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर जी और सी भी क्या है? बराबर है। इसलिए इनकी टोटल करेंगे ए प्लस जी और टी प्लस सी, वो इक्वल आएगी, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएंगे। इसको हम चारगाफ का रूल भी कहते हैं और चारगाफ ने इसके बारे में हमें इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको बताया था। तो इस तरीके से जो सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमारे पास में ओवरऑल क्या कंक्लूजन आ गया था फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने। फ्रैंकलिन और इन्होंने ये भी साथ में बताया था कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? डीऑक्सीराइबोज प्लस इसके साथ में जुड़ा रहता है नाइट्रोजन बेस और साथ में जुड़ा रहता है H3PO4 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। और इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं तो एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें एक होती है पेंटोज शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज इन द केस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और ओनली नाइट्रोजन बेस, केवल नाइट्रोजन बेस है ना। फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें हैं, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजन बेस। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं कि ए न्यूक्लियोटाइड व्हेन सब्सट्रैक्टेड विद 1 न्यूक्लियोसाइड द रिमेनिंग विल बी द फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो यहाँ पे ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे मैं ये नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डीएनए का जो वाटसन क्रिक ने जो मॉडल बनाया था बीडीएनए का, तो उसके लिए जो मेजरमेंट और जो पैरामीटर थे, स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई थी। तो वाटसन क्रिक के मॉडल बनाने में जो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें आई थी फ्रैंकलिन और विल्किंसन के एक्सपेरिमेंट से। तो हमारा जो यहाँ पे इस टॉपिक को समझते समय जो बेसिक एम क्या है, बेसिक एम यह है कि वाटसन क्रिक ने मॉडल बनाया था तो जो उसको इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ से मिली थी और किन साइंटिस्ट के कोऑपरेशन से, हम कहते हैं उनके एफर्ट से, उनके एक्सपेरिमेंट से हमें फाइंडिंग हुई थी। एक बार इसको देखते हैं हम। द फ्रैंकलिन और मॉरिस और विल्किंसन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द क्रिस्टलाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। और उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक्सरे को डाला गया।
एक्सरे को डालने से क्या हुआ कि स्कैटरिंग हो गई एक्सरे की, और एक्सरे जो रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में इस एक्सरे की फिल्म के ऊपर आ जाती है, और यहाँ पर जो स्पॉट्स आते हैं उससे हमें इसका आइडिया लग जाता है कि इसमें स्कैटरिंग है कितने एंगल पे हुई है। और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन जो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हो पाई थी। अभी हम इसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बार और अगेन एक डीएनए का मॉलिक्यूल को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम समझ सकें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ग्रूव्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक डीएनए मॉलिक्यूल एक और बना लेते हैं। ये इस तरीके से, ये एक डीएनए का ए पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और साथ साथ में आप देख लेंगे कि इसको किस तरीके से एग्जामिनेशन में लीस्ट टाइम में किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे और आपका एग्जाम में प्रेजेंटेशन है वह अच्छा हो पाएगा। इस तरीके से डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेज इन सच ए वे, ये 5 एंड थर्ड और थर्ड एंड 5 एंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीएनए में क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और वही एक काल्पनिक अक्ष इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड क्या रहती है, कॉइलिंग किया रहती है, एक टर्न किए हुए रहती है, ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है। यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट यह क्लियर हो पाया कि जो दोनों स्टैंड का जब ट्विस्टिंग होती है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं होती है, सिमिलरिटी के साथ में नहीं है। जैसे हम ये कहें कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बनी हुई है, हम मान लेते हैं इस तरीके से एक स्प्रिंग बनी हुई है, स्प्रिंग स्पाइरल है ना। इसमें अगर इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो हमेशा क्या है, यूनिफॉर्म है, सिमिलरिटी के साथ में का गैप है। अगर ये मान लेते हैं कहीं पर गैप ज़्यादा कहीं पर कम हो जाते हैं तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं ग्रूव्स बोलते हैं। तो डीएनए में 2 तरह के ग्रूव्स होते हैं, मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स। यहाँ पे ये जो ग्रूव्स बनते हैं कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव्स। मेजर ग्रूव इनका साइज होता है 22 एंगस्ट्रॉम और माइनर ग्रूव है इनका साइज होता है 12 एंगस्ट्रॉम, 22 एंगस्ट्रॉम एंड 12 एंगस्ट्रॉम। ये जो मेजर ग्रूव है ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ग्रूव। यहाँ पर मैं इसको एक बार हटा देता हूँ कि ये जो मेजर ग्रूव है इसकी हमने बात क्यों की है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेजर ग्रूव, बिकॉज इट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। हम जानते हैं कि डीएनए से जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑन ए डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड इट्स कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। तो ट्रांसक्रिप्शन के जो फैक्टर है वो कहाँ अटैच्ड होते हैं, मेजर ग्रुप से। ये साइट है, बाइंडिंग साइट है, हम ये कह सकते हैं इसको अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट है किसके लिए, फॉर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। जब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो डीएनए के साथ में अटैच्ड होते हैं और वो अटैच कहाँ होंगे, मेजर ग्रुप के साथ में होते हैं। हम स्टैनिंग करके हम इस मेजर ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। कि डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको आप केवल समझेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी बात है। नॉर्मली मेल्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लेते हैं किसी वैक्स है, वैक्स को हमने हीट दिया, हीट देने पर क्या वो मेल्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं जनरली मेल्टिंग। डीएनए में मेल्टिंग का मतलब यह नहीं है कि डीएनए को आपने गर्म किया और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डीएनए में मेल्टिंग का मतलब होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का आपस में खुल जाना। डीएनए कैसा है, हमने कहा डबल स्टैंडर्ड होता है और दोनों स्टैंड कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब डीएनए को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो डीएनए के दोनों स्टैंड से खुल जाते हैं। द पार्ट ऑफ द डीएनए ए ओपन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। द प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन। कि डीएनए को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खुलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन मीन्स उसकी नेचर को हमने बदल दिया है और इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग होना। तो हम ये कहेंगे आपके पास में एक सैंपल है, उस सैंपल को में बहुत सारे डीएनए, अब आपने उसको हीट दिया, गर्म किया, वो टेम्परेचर
जिस पर 50% डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो डीनेचर्ड हो जाए, दोनों क्या हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए, दोनों स्ट्रैंड से डीएनए के वो सेपरेट हो जाए, 50% मॉलिक्यूल्स के स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाए, डीनेचर्ड हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ टेम्परेचर जो किसको डीनेचुरेशन में हेल्प करता है। अब यहां पे कुछ चीजें समझने की क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द विच फैक्टर्स डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल कौन करता है, केवल सोचना है। हमने कहा मेल्टिंग का मतलब है डीएनए के स्ट्रैंड्स को खुलना, तो हम इसका उल्टा सोचते हैं कि डीएनए होल्ड क्यों कर रखा है, डीएनए जुड़ा हुआ क्यों है। उसके लिए हमने कहा सबसे पहले जो बेसिक जो बॉन्डिंग है डीएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और तभी खुलेगा, तभी मेल्ट होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हम देखते हैं किस में ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की मैं बात कर रहा हूँ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बार के लिए हम सोचते हैं कि एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जिसमें केवल 10 न्यूक्लियोटाइड है, एक ऐसा डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 10 है, और वो 10 के 10 न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, एडेनिन और थाइमिन ही है। हम मान लेते हैं ऐसा कि एक ऐसा डीएनए जिसमें केवल 10 न्यूक्लियोटाइड है और सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, ए और टी वाले हैं, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे, 1 और टी और के बीच में बनता है 2 बॉन्ड, तो 10 अगर न्यूक्लियोटाइड होंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 20 होंगे। ऐसा ही एक और डीएनए सेगमेंट है, उसमें भी कितने हैं, 10 है, 10 है न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन सारे कौन से हैं, जी और सी वाले हैं। तो एक जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड बने, तो 10 होंगे तो कितने बनेंगे, 30 बन गए। तो एक ऐसा डीएनए सेगमेंट, 2 डीएनए सेगमेंट, एक में एटी कंटेंट है, दूसरे में क्या जीसी कंटेंट है। तो अंडरस्टूड बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में ज़्यादा होते हैं, जीसी में ज़्यादा होंगे, एटी वाले में कम होंगे। तो इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ज़्यादा हो गए, 30 हो गए, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 20 है। इसलिए जीसी कंटेंट वाला ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल और जिसमें रिच ऑफ जीसी कंटेंट्स हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वो उसको ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। और एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें एटी कंटेंट ज़्यादा है ना, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेरेटिवली कम होंगे, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। कम टेम्परेचर पर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए पहला फैक्टर आ गया, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द जीसी कंटेंट देन हैज़ the melting point greater than the DNA molecule which has greater adenine and thymine and containing nucleotides. Secondly, ionic strength, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है उसका आयनिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, और आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ काम आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए, अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो फर्स्ट काम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। डीएनए के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे और पार्ट ऑफ द डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर ये खुलेगा, तब जाके ये काम होगा। यानी कि डीएनए का वो पार्ट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर, प्रोमोट करना, किसी प्रोसेस को मोटिवेट करना, प्रमोट करना। तो डीएनए का जो प्रोमोटर पार्ट होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उस डीएनए के सेगमेंट में आपने पढ़ा हुआ है एक बॉक्स के बारे में जिसे हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, TATAAT, हम बोलते हैं इसको टाटा बॉक्स। यहाँ पर आपको इस प्रोसेस से आप समझ जाएंगे टाटा बॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए के प्रोमोटर में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वहाँ पर सीक्वेंस होती है 6 न्यूक्लियोटाइड की, TATAT, इसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम देखेंगे, इसमें क्या है, TATATA मीन्स एबंडेंस ऑफ द एडेनिन एंड द थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स है। इसलिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो ये लो टेम्परेचर भी क्या होगा, खुल जाएगा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है और ट्रांसक्रिप्शन इजीली स्टार्ट हो पाएगा। और यही इसकी इंपॉर्टेंस है टाटा बॉक्स की। तो यही सब सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे फ्रैंकलिन विल्किंसन के द्वारा, और हम सभी पढ़ चुके हैं कि डीएनए कहाँ होता है। एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोजोम में होता है, परंतु प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं उसमें डीएनए न्यूक्लियस में पैक नहीं होता है, बिकॉज द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई द ऑल जेनेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड दैट स्पेस इन द प्रोकैरियोट्स
which contains the nucleotides, we can say the DNA molecules, the prokaryotic DNA, that is called as the nucleoid region कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ बोलते हैं, केंद्रक नहीं बोलते, केंद्रकाभ बोलते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, यानी कि वो सेल्स जिसके में द क्रोमोसोम्स आर एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉमनली कॉल्ड एज द यूकैरियोट्स। इन द यूकैरियोट्स some of the cell organelles like the mitochondria and the chloroplast in the plant contains their own DNA molecules। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलक में खुद का पर्सनल डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए अगर हम उसको अगर सेल से बाहर निकालें तो सर्वाइव कर सकता है। तो वेन एवर इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन द नेम टू द सेल ऑर्गेनेल्स विच कंटेन्स देयर ऑन DNA, then we say mitochondria and the chloroplast। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि DNA हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। कुछ वायरस है जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5, मैं इधर लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 174। ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है, पर वो वायरस है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है। तो ये सारी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन के एक्सपेरिमेंट से कि वाटसन एक्रिक का मॉडल किस तरीके से बना था। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड विच काइंड ऑफ द बॉन्डिंग्स मीन्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं। थैंक यू सो मच।